This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, प्रॉपर्टी डीलर भाइयों की लाल बाबू ने की थी हत्या। बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत, जमीनी विवाद में हत्या का शक। और मुजफ्फरपुर के रास्ते पटना और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का मिला सौगात, यात्रियों में खुशी की लहर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों की हत्या के आरोपी शूटर लाल बाबू राय को गुरुवार की रात गोली मार दी। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पर गोली चला दी। बचाव में पुलिस ने एक्शन लिया, जिसमें लाल बाबू के पैर में गोली लगी। उससे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। शूटर लाल बाबू राय ने ही पताही के 2 प्रॉपर्टी डीलर भाइयों संजय चौधरी और टुनटुन चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों भाइयों की 3 माह के अंदर ही हत्या हो गई। लाल बाबू की गिरफ्तारी सदर थाने के बारमतपुर स्थित एक बगीचे से की गई। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सरैया थाना इलाके के मनिकपुर का रहने वाला लाल बाबू बारमतपुर में है। टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस जब बगान में पहुंची तो नुकसान पहुंचाने की नीयत से उसने पुलिस पर गोली चला दी। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की। लाल बाबू के पैर में गोली लगी है। यह कार्रवाई बीते देर रात संपन्न की गई। मौके से पुलिस ने एक पिस्तल भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि लाल बाबू के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने दावा किया है कि लाल बाबू से पूछताछ के आधार पर उन्हें भी जल्द दबोच लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि अपराधी की फायरिंग में थानेदार समेत कई जवान बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में लाल बाबू के घुटने में गोली लगी। उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है। उससे पुलिस ने 7.65 बोर की पिस्तल और घटनास्थल से कई खोखे जब्त किए हैं। लाल बाबू ने बीते महीने पताही के पंससपति संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के लिए उसने 4 लाख रुपए सुपारी लिए थे। इससे पहले संजय के चचेरे भाई टुनटुन चौधरी की भी लाल बाबू ने ही हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक लाल बाबू सुपारी किलिंग भी करता है। फिलहाल उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। बाबू जो कि सदर के 2 हत्याकांड में आरोपी था, वो मुख्य आरोपी एक शूटर के तौर पे उसने काम किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस लगातार कार्य कर रही थी। उसके सारे ठिकानों पर लगातार छापेमारी कई दिनों से चल रही थी। कल सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गाछी है, वहाँ पे ये लोग छुपे हुए हैं। यहाँ पे उनका लोकेशन है। वहाँ पे सदर की पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो ये बाकी लोग थे उनके द्वारा फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में पहले तो वार्निंग दिया गया, उसके बाद फिर भी फायरिंग नहीं रुकी तो आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें लाल बाबू को पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। बाकी उसके जो साथी थे भागने में सफल रहे। वेपन वगैरह मिला है लाल? उसमें वहाँ से एक वेपन मिला है, कुछ खाली खोखा मिला है। उसके आधार पे हम लोग एक नया FIR दर्ज कर रहे हैं। और लाल बाबू का जो पैर में उसके गोली लगी है, उसका इलाज SKMCH में चल रहा है। अभी स्टेबल है, वो पुलिस अभिरक्षा में है।
ये जो अपराधी है इसके ऊपर बहुत पुराने 2012 से ही आपराधिक इतिहास है। हत्या में और लूट जैसे संगीन अपराधों में ये वांटेड रहा है और ये एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल किलर, सुपारी किलर का भी काम करता था और इसमें ये अच्छी सफलता है। हम लोग बाकी जो अन्य है उसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास करते हैं। पुलिस की तरफ से सर कितने राउंड फायरिंग की गई? एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं बता दूंगा, सारा प्रेस विज्ञप्ति में आपको। ठीक है, थैंक यू। मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के नारायण भेड़ियाही गांव में शुक्रवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना काटी थाना को दी गई। सूचना पर पहुंची काटी थाना की पुलिस जांच में जुट गई और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एफएसएल की टीम को बुलवाया गया। वहीं मृतक की पहचान शेरना बसंतपुर गांव निवासी मोहम्मद सकूर मियां के रूप में हुई है। उनका शव पतली रस्सी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। परिजनों ने अपने पड़ोसी पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक के 2 बेटों ने बताया कि उनके पिता की हत्या जमीनी विवाद में की गई है। 3 डेसिमल सरकारी भूमि का पर्चा उन्हें मिला था, जिस पर अपना घर निर्माण करवा रहे थे। घर के बगल में एक चापाकल लगाया तो उसके पड़ोसी ने इसका विरोध किया और कहा कि वह जमीन मेरा है। मृतक के पुत्र ने बताया कि बीते गुरुवार की शाम पिता से बात हुई थी। सुबह में जानकारी मिली कि उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सुबेरे मालूम चला है कि अरे मार के कोनो ध दिया है। लड़का सा खाना उना लेके तो कह रहा है कि दादा बोलू मोर गए, तब हम से आए। कै बजे खाना लेके आया था बच्चा सब? 9 बजे करीब में आया था। 9 बजे। उस समय तक आप लोग को पता नहीं था? नहीं था। बच्चा सब बताया? हाँ, लड़का सा की याद रही थी तो ले आया। क्या देखे हैं आप आए हैं तो किस स्थिति में था सब पड़ा? हम लोग को तो लग रहा है कि फांसी लगा के मार दिया है। अच्छा। मनोज सहनी है ये घर वाला, जमीन हमारा है, सरकारी जमीन मिला हुआ है, सरकारी जमीन मिला हुआ है। ये हमको कहा है कि जब हम न रहबो ही है तो तोरा से कहीं न रहे देबो। अच्छा। पहले से कह रहा था? हाँ, पहले से कह रहा था। पर्चा मिला हुआ है? हाँ, सब कागज मिला हुआ है, रसीद से सब मिला हुआ है। क्या चीज का फंदा लगा हुआ था इससे करवाने? अभी रस्सी है अथी का, लाइलून वाला रस्सी है। बताइए क्या हुआ है, कैसे हुआ? हम लोग शादी में गए थे तब फोन चला था, हम लोग आए हैं। और बाद हम लोग 2 दिन पहले चल गए शादी में। और बाद जैसे 2 दिन 4 दिन पहले ही फिर आया था मनोज राम से सहनी, समझे। बोल कॉल करा करवाए इधर में, बोल खाली करो तो हम खाली करेंगे, ना तो हम नहीं खाली करेंगे। ये जमीने के लफड़ा के चक्कर में हमको बाबा के जान ले लिया है। सरकारी जमीन हमरा से मिला है 4 बोरे का। सरकारी जमीन हम लोग के मिला हुआ है। कितना जमीन मिला हुआ है? 3 डेसिमल मिला हुआ है हमको 4 आदमी के। आप लोग उसी में रहते हैं? जी, अभी घर बन रहा था अभी में। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरे जगह रह रहे थे। ये कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे। ये दूसरे का जमीन है? नहीं, ये सरकारी जमीन भी है। अच्छा। हम लोग घर में बन रहा है, ये में बनाए हुए घर है। तो विवाद चल रहा था? नहीं, 2 दिन पहले ये हम आए ना खाना लेके, तो हमारे बाबा यहीं रहते थे, ठीक है। तो 2 दिन आए तक बोला क्या थी, मनोजा बोल रहा है, बोले तू कल बोलो इधर कहला करवाया है, बोली हमारा जमीन है, ठीक है। बोली खाली करो, तब बोलो हम इस जमीन पर खाली करेंगे, तो नहीं खाली करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक लावारिस खड़ी ऑल्टो कार से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा की खेप को बरामद किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके बाद कार को जब्त कर पुलिस थाने पर ले आई है। मामला मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत स्टेशन से माड़ीपुर को जाने वाली सड़क की है, जहां से पुलिस को सूचना मिली कि सड़क किनारे लावारिस हालत में एक BR 06 AJ 5403 नंबर की मारुति कार खड़ी है, जिसके बाद मनियारी थानेदार देवव्रत कुमार वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर पहुंचे तो गाड़ी के अंदर से मादक पदार्थ जैसी चीज दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को लेकर थाना प्रभारी ने अनुरोध किया, जिसके बाद कुढ़नी अंचल अधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में मौके पर पहुंचे और उसके सामने लावारिस खड़ी कार की तलाशी ली गई,
तलाशी के दौरान भारी मात्रा में कार से गांजे की खेप को बरामद किया गया। जब्त गांजा की का वजन 20 से 25 किलो आंका जा रहा है। फिलहाल पुलिस तस्कर की तलाश शुरू कर दी है। आज दीवा गश्ती के क्रम में सूचना प्राप्त हुआ था कि एक माड़ीपुर स्थित माड़ीपुर रेलवे स्टेशन रोड में एक अल्टो कार जो लवारिस स्थिति में लगी हुई है और उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ होने की संभावना है। इस पर सूचना के सत्यापन पर जब गाड़ी का सत्यापन किया गया तो उसमें देखा गया कि कुछ मादक पदार्थ जैसा कुछ महकता हुआ महसूस हुआ। इसके बाद वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचित करते हुए मजिस्ट्रेट नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया, जिस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज अंचलाधिकारी महोदय कुढ़नी जो मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित हुए, जिनके समक्ष गाड़ी का तलाशी लिया गया है तो इसमें मादक पदार्थ गांजा बरामद की गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितना गांजा की बरामदगी हुई है? इसका आकलन किया जा रहा है, लगभग 20-25 किलो के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से राज्य को 400 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का सौगात दिया है। यह पहल विकसित बिहार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर वैशाली से देवरिया के बीच 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच यातायात और संपर्क में क्रांतिकारी सुधार आने की उम्मीद है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा की भी शुरुआत की गई, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो सकेगी। देवरिया से वैशाली के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, जो दोनों जिलों के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन परियोजनाओं के साथ भारत ने पहला लोकोमोटिव निर्माण भी शुरू कर दिया है, जो देश की मेक इन इंडिया नीति को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई देगा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हजारों लोग उत्साह और गौरव से भर उठे। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि यह कदम बिहार के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और क्षेत्रीय विकास की गति देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के रेल मंत्री वैष्णव जी और मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद राजभूषण चौधरी निषाद जी बहुत बहुत बधाई कि मुजफ्फरपुर की जनता वंदे भारत ट्रेन जैसी ट्रेन को चढ़ने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं किराए को लेकर कोई भी बात नहीं है, कांग्रेस के काम विपक्ष का काम है विवाद पैदा करना। पूरे देश में जहाँ वंदे भारत ट्रेन चल रही है हर जगह वेटिंग लिस्ट इसमें वेटिंग लिस्ट। जब हमारे पटना और गोरखपुर के बीच में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन का परिचालन हो रहा है और जिसका ठहराव मुजफ्फरपुर स्टेशन पर आज हुआ है, निश्चित रूप से एक विकसित भारत के क्षेत्र में क्योंकि मुजफ्फरपुर औद्योगिक और धार्मिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध जगह रहा है और यहाँ की जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ का विकास उतना ही तेज़ी से होगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर का इतना ख्याल रखा और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट के साथ साथ वंदे भारत का भी जो उन्होंने परिचालन किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुजफ्फरपुर की महान जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको ये वंदे भारत। मुजफ्फरपुर के देवरिया कोठी से वर्षों की प्रतीक्षा के बाद शुक्रवार को पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो गई। पहले दिन लोगों को ट्रेन में बैठाकर कुछ दूरी तक निःशुल्क यात्रा कराई गई, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब देवरिया से हर दिन वैशाली, हाजीपुर और सोनपुर के लिए 2 ट्रेनों का संचालन होगा, सुबह 11:30 बजे और दोपहर 3:10 पर। वहीं सोनपुर से देवरिया के लिए ट्रेन सुबह 10:15 पर और दोपहर 2:45 पर चलेगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले पटना या वैशाली जाने में बसों से अधिक खर्चा होता था, लेकिन अब सिर्फ 10 रुपए में वैशाली तक सफर करेंगे। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम जब से हो संभाले तो हाजीपुर सुगौली रेल लाइन का मांग किया जा रहा था इस इलाके के लोगों के द्वारा नहीं, और आज हम रेल पर चढ़ करके ट्रेन पर चढ़ के वैशाली जा रहे हैं। मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है।
हैं? हाँ टिकट कटाए, वैशाली का 10 रुपया। बस से कितना लगता था? और बस का तो किराया कंफर्म नहीं है, लेकिन 100 के आसपास लगता था। जा गया यार, टिकट है। काफी खुशी है, लोगों को बहुत राहत होगा इससे। हाँ बहुत राहत हम लोग होगा, जाएंगे। लेकिन टाइमिंग सुधार करना होगा। अगर हाजीपुर चलना है यहाँ से फेरी में, तो सुबह में ट्रेन चलाना होगा। अभी कितना ट्रेन चलेगी कुछ पता है? अभी कोई पता नहीं। देखिए, ये लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। जो यहाँ से जाते थे हाजीपुर पटना, तो प्राइवेट बस से काफ़ी मतलब पैसे का जो है खर्च होता था, और इसके बाद टाइम जो है बहुत ख़राब होता था। इसलिए आज आम आवाम ग्रामीण के लिए बहुत अच्छा सुविधा है जो यहाँ से ट्रेन चलाया गया है। ये पूर्व से काफ़ी लोगों का इंतज़ार था लोगों को कि यहाँ से ट्रेन चले, और आज यह लोगों का जो है अरमान पूरा हुआ है। इसलिए हम खास करके यह देख रहे हैं कि यहाँ लोगों में काफ़ी खुशी है, और हम बधाई देना चाहते हैं सरकार को जिसने यहाँ से ट्रेन चलाने की कृपा किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के खादी भंडार कैंपस स्थित लक्ष्मी स्मारक में गणेशोत्सव पूजा समिति का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से 2025 में होने वाले गणेश पूजा को लेकर समिति का गठन किया गया, जिसमें बद्री नारायण ओझा को अध्यक्ष, राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह और राकेश रंजन उर्फ गोलू को कार्यकारी अध्यक्ष, भारत भूषण को सेक्रेटरी, भूपेश चंद्र भूपन को कोषाध्यक्ष, मुख्य संरक्षक अजय तिवारी, संस्थापक कृष्णनंद पांडे सहित अन्य को पदभार दिया गया। आज गणेशोत्सव पूजा समिति 2025 के लिए खादी भंडार लक्ष्मी स्मारक भवन में बैठक किया गया, जिसमें पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर सर्वसम्मति से 2025 पूजा के लिए कमेटी गठन किया गया, जो कमेटी अगले मीटिंग में हम लोग घोषित करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हजरत दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 103वां सालाना उर्स मुबारक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सफदर ने बताया कि दाता का उर्स रविवार 22 व सोमवार 23 तारीख को मनाया जाएगा। 22 तारीख को धीरनपट्टी से चादर जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर में घूमकर दाता के दरबार में चादरपोशी की जाएगी। शाम को मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रखा गया है। 23 तारीख को आम चादरपोशी और रात में कव्वाली का प्रोग्राम होगा। वहीं समाज सेवी पाले खान ने बताया कि दाता के उर्स में शहर ही नहीं, दूसरे जिले से भी अकीदतमंद आते हैं। उर्स के मौके पर दरगाह कैंपस में मेला भी लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना जानुद्दीन
कादरी, मोहम्मद नूर बसर, मोहम्मद नूर आलम, अब्दुल गफ्फार, नियाज अहमद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दरबार धीरन शाह है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर भी खाली हाथ जाया नहीं करते। धीरन पट्टी की सरजमीन अब पुरनूर हो गई है। शाह धीरन के सदक़े मशहूर हो गई है। वीरानियाँ जहाँ कल आंसू बहा रही थी, दाता धीरन के सदक़े मसरूर हो गई है। मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ, बड़े ही धूमधाम के साथ इनका उर्से पाक 22-23 जून बरोज़ इतवार सोमवार को मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत फरमाने के लिए बंगाल की सरजमीन से चलकर अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब की तशरीफ़ आवरी हो रही है और भागलपुर की सरजमीन से चलकर शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी तशरीफ़ ला रहे हैं। दीगर उलमा खुतबा नकीब तशरीफ़ ला रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और दाता धीरन शाह का आस्थाना वो आस्थाना है जहाँ अनेक धर्म के लोग आते हैं और इख्तिसाब फैज़ हासिल करते हैं। ये वो दरबार है जहाँ से सबको फैज़ मिलता है, कामयाबियाँ मिलती हैं, जो मुरादें मांगी जाती है दाता अपने फैज़ से उनको नवाजते हैं। ये 103वां सालाना उर्से पाक मनाया जा रहा है। तैयारियाँ बड़ी शबाब पर है। यहाँ की कमेटी ने बहुत, आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़ोरों शोर के साथ तैयारियाँ हो रही है और लोग काफ़ी दूर दराज से यहाँ आते हैं मेला देखने के लिए। क्या नाम होगा? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हज़रत दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना 103वां ये उर्स है, जो बड़े धूमधाम से इसकी तैयारी चल रही है और 22 और 23 जून को दाता का जो है उर्स मनाया जाएगा। 22 तारीख को जो है चादर जुलूस यहाँ से निकलेगा, जो शहर में घुमा करके जो है फिर दाता के दरबार में आएगा और 22 को ही रात में जो है वो मिला शरीफ का प्रोग्राम है और 23 को आम चादर पोशी और रात में जो है कव्वाली का इंतज़ाम किया गया है। और बड़े दूर दराज से लोग, मुजफ्फ़रपुर ही नहीं, मुजफ्फ़रपुर के अलावे दूसरे ज़िले से भी लोग जो है दाता के जो मुरीद है तो वो आते हैं और दाता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ये दरबार दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। 103 साल से यहाँ उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी बहुत जोश खरूश से तैयारी की जा रही है, जिसमें बाहर के ज़ायरीन लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं, मुराद पाके जाते हैं। तो आप लोगों से मुझे अपील है, जो ख्वाहिशमंद हजरात है जो मुराद लेके आवे वो अपना झोली भर के यहाँ से जाए। दुनिया सिमट गई है, इनकी खानकाह में सोए हुए हैं, ऐसी खानकाह में बहुत तलाश किया है, गली गली मैंने न पाया आज तलक आप सा वली मैंने। सफ़ीना डूबता अपना तो डूबता कैसे, तुम्हारा नाम लिया है अभी अभी मैंने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप इस महफिल में तशरीफ़ लावें, अल्लाह के यहाँ इनके हज़रत के फैज़ से फैजान हो और मुराद पाएँ। मुजफ्फरपुर की पुरानी गुदरी रोड निवासी मोहम्मद नियाज ने शुक्रवार को डीएम को ज्ञापन सौंपकर माली घाट स्थित डीएवी स्कूल के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद नियाज ने बताया कि वह बेरोजगार है और अत्यंत गरीब है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी बेटी अर्सी नवाज के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन किया था। उनकी बेटी का नाम RTE चयन सूची में डीएवी स्कूल के लिए अंकित हुआ, लेकिन जब वे नामांकन के लिए स्कूल पहुंचे तो शिक्षकों के दस्तावेजों में एक कथित कमी का हवाला देकर उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। इस मामले में अब वार्ड पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा, यह अत्यंत गंभीर मामला है। क्या गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता? सरकार की योजना को बदनाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्कूल के प्राचार्य हिमांशु कुमार पांडे ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, आवेदन में कुछ कमियां थी जिन्हें सुधारने को कहा गया। दुर्व्यवहार का कोई सवाल नहीं उठता है। नियाज ने जिलाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और अर्शी का तत्काल नामांकन सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।
बता देना इनका फॉल्ट इनको वही तो नहीं बता रहे हैं, कोई फॉल्ट उसमें है ही नहीं, सिर्फ फादर नाम लिखा है, बाप का नाम नहीं होता बच्चा का। बच्चों के आधार के आपका इनकम का सोर्स जैसे डबल झूठ बोलते हैं आदमी। क्या झूठ बोल दिया आपको? नहीं हम बता देते क्या झूठ बोल दिए हैं, क्या झूठ बोल दिए आपको नहीं मालूम है? आप बता दीजिए क्या झूठ बोल दिए हैं। घबरा गए हैं, बच्चा है घबरा गए हैं। आप हमसे पूछे कि आप करते क्या है, तो हम बता दीजिए क्या करते हैं। यहाँ से जाइए, आप बात कीजिए, चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ बहस कर रहे खड़ा होकर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े आप एकदम ये हो गए। आपसे नहीं पूछेंगे सर, आपके पास हमको भेजा गया, भेजा आपके पास गया, आप इसे ना पूछेंगे। आप ऐसे कहिए कि नहीं है हम जा रहे हैं, उन्हीं से मिल लेते हैं। इस तरह सर शिक्षक की तरह ही हम आपसे चोर कह रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं कि आप शिक्षक हैं, लेकिन हमको कि ज्ञानदीप पोर्टल जो सरकार द्वारा, भारत सरकार और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलके ज्ञानदीप पोर्टल चलाते हैं, जिसमें ये मामला है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है और पढ़ाई का खर्च सरकार देती है। लेकिन हम गरीब जैसे लोगों को, हमें भी पता चला था हमारे पार्षद के थ्रू कि ऐसा कुछ स्कीम है। अब हम लोग तो गरीब है ना, मिडिल क्लास में भी नहीं आते हैं, बहुत गरीब है, जॉबलेस हैं, और हमें भी जब ये खबर मिला तो अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए हमने ज्ञानदीप पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करा था। जब ज्ञानदीप पोर्टल पे आवेदन करा तो मुझे बताया गया था कि इसमें गार्जियन मम्मी या पापा जो घर पे रहते हैं उनका डिटेल फिल करना होता है। क्योंकि मैं एक मजदूरी क्लास से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस समय अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था, घर पे नहीं था, तो अपने परिवार यानी मेरी मिसेज वाइफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करके ज्ञानदीप पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराया था। जो कि फर्स्ट जो लिस्ट आया था मेरिट लिस्ट, उसमें मेरे बच्चे का नाम नहीं था, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में मुझे नाम आया और मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आई DAV मालीघाट जाकर अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित कराने के लिए। तो जब हम DAV मालीघाट पहुँचे डॉक्यूमेंट सत्यापित कराने के लिए, तो पहले तो सारा डॉक्यूमेंट लिया गया। उसके बाद उनके जो अवनीश सर हैं, जो अकाउंटेंट है स्कूल के, उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या काम करते हैं। हमने उनसे बताया कि हम अभी काम जॉबलेस हैं, पहले 8-9 महीने पहले हम एक आधार बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने हमसे उनका डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर दिए। तो मेरे पास आई कार्ड था पुराना वाला, हम वो दे दिए, आधार मांगे आधार दे दिए। उसके बाद हमें बताया गया कि आप जो है 3 दिन बाद आइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जब हम आज स्कूल गए 20 तारीख को, 17 तारीख का ये मामला है, और 20 तारीख को जब हम स्कूल गए तो हमें 1-1.5 घंटे वेटिंग में बैठाया गया। उसके बाद जब लास्ट टाइम देखे कि ये लोग नहीं जा रहे हैं तो हमें बुलाया गया ऑफिस में, और जो अविनाश सर हैं इनके थ्रू हमें कहा गया कि आप प्रिंसिपल सर से मिल लीजिए। हम इनसे बोले कि सर आप 20 तारीख के बारे में बोले थे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद आप आके हमसे मिलिएगा। तो इस संबंध में आप क्या अभी कहना चाह रहे हैं? तो बोले कि आप प्रिंसिपल सर से मिल लीजिए। जब मैं प्रिंसिपल सर से मिला तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, तो फादर नेम नहीं है, सो आप इसे DO ऑफिस से या जो एजुकेशन ऑफिस है वहाँ से सही करा के ले आएँ। तो मामला है कि एक छोटी बच्ची है अर्शी नवाज़, ये इस युग में हमारे डिजिटल इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री को और ख़ासकर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की साजिश ये DAV मालीघाट का जो प्रिंसिपल है और उनके कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने आया हूँ, इसकी जांच की मांग करूंगा। अगर ये बच्चा, अगर ये आदमी अगर वीडियो नहीं बनाया होता तो DAV का जो प्रिंसिपल है घटिया आदमी, वो इनके ऊपर में FIR आज कर देते। इन्होंने चुपचाप वीडियो बना लिया। आप इस वीडियो के साक्ष्य को देखेंगे कि किस तरीके से इनके साथ किस बिहेव से बात किया गया, किस तरीके से इनको बेइज्जत करके भगाया गया है। सारा साक्ष्य इन्होंने बेचारे ने, गरीब आदमी ने अपने पास जमा किया। अगर आप सोच सकते हैं सर कि अगर ऐसे इस पूरे मुजफ्फरपुर खासकर मालीघाट DAV स्कूल में आप शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा की दलाली किया जा रहा है ताकि गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष जो शिक्षा को लेकर के एक कदम पे फूक फूक के आगे बढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाने का गांव-गांव में आंगनवाड़ी हो, टोला मोहल्ला हो, तालीमी मरकज़ हो, स्कूल कॉलेज सब पे हाईटेक बना करके पढ़ाने का काम कर रहा है। और आज जब बच्चे का लिस्ट में नाम आ गया, बच्ची पढ़ना चाह रही है, तो आज उसको जो है एडमिशन नहीं लेने दिया जा रहा। क्या उनके आधार कार्ड पर, उनकी माता के आधार कार्ड पर पति का उनका नाम था या नहीं, ये मुझे स्कूल प्रशासन जवाब दे।
इनका बच्चा वहाँ पे पढ़ना चाह रहा है। आप सोचिए, ये बेचारे इतने डर गए हैं कि इकबाल भाई अब हमको कोई उम्मीद नहीं, अगर हम उस बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे तो हो सकता है मेरे बच्चे के साथ कोई बहुत बड़ी घटना कर दी जाएगी। इस युग में इस खासकर मालीघाट डीएवी के जो भी पदाधिकारी हैं उन सब के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इनका एक एक आंसू जाया नहीं जाने देगा और जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ इकबाल आवाज़ बुलंद होगा। इस पर्पज से तो उनसे ये कहा गया कि आप इस त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन को सुधार कर ले आ दीजिए, हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। अब इसी बात के लिए वो शायद हमारा एक ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पर जनरल पब्लिक का एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन कॉन्फिडेंशियल रूम है, उसमें चले गए और वहाँ जाके वो जो कंसर्न स्टाफ है, जो नोडल हैं हमारे, उनके साथ बात उन्होंने कह दिया था कि सर हम भी नहीं कर पाएंगे, आप फिर ले आइए। तो फिर अब कह रहे हैं कि आप लिख के दीजिए। भाई हम लोग लिख के कैसे दे सकते हैं? ये आप ना आपके और हमारे बीच की बात नहीं है, ये हमारे और डीओ ऑफिस के बीच की बात है। वो जो लिख के देते हैं उसको हम लोग फाइनल मानते हैं। वो अगर लिख के देते हैं हम लोग करने को तैयार हैं, उनको क्या दिक्कत है इसका? कोई करते ही हैं। कोई अकाउंटेंट का नाम कह रहे हैं कि वो बदतमीजी किया है। बिल्कुल गलत बात है, हमारे पास भी वो वीडियो है, आपको दिखा सकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम निकाला, जब आपने फ़ोन किया हम निकाल के देखे, वो अपना काम, उन्होंने कहा कि देखिए हम नहीं लिख सकते हैं, हम एंटाइटल्ड नहीं है ये लिखने के लिए। ये लिखने के लिए ये जिम्मेवारी स्कूल के अध्यक्ष की, प्रधान की है। और प्रधान मेरे से भी मिले थे, हमने उनसे कहा कि देखिए ये एक लाइन में हमने बात की कि ये जो आपका आवेदन है त्रुटिपूर्ण है, इसको सुधार के लिए आ दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यही बात हमारी है। तो जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद है, एकदम बेबुनियाद आरोप, एकदम उल्टा उनका हम वीडियो दिखा दें, हम लोग नहीं लीक करते हैं। जनरली एक पेरेंट की बात है, क्या हम लोग इसकी बात करें। भाकपा माले के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर गाड़ी धुलाई सर्विस सेंटर पर छापेमारी और सीलिंग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। भाकपा माले नगर कमेटी सदस्य शहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 73 गाड़ी धुलाई सेंटर संचालित है, जो वर्षों पुराने हैं और गरीब परिवारों की आजीविका का साधन है। इन सेंटरों की मानसिक आय अत्यंत कम है, फिर भी नगर निगम इनसे 12,000 रुपए वार्षिक ट्रेड लाइसेंस शुल्क और अनिवार्य सोख्ता निर्माण का दबाव डाल रहा है। नौशाद ने कहा कि इन सेंटरों की छोटी दुकानों में सोख्ता बनाना व्यवहारिक नहीं है। विरोध करने पर नगर निगम द्वारा दुकानों को सील किया जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि मौजूदा सेंटर संचालकों को राहत दी जाए और नए नियम केवल नवीन दुकानों पर लागू हो। साथ ही ट्रेड लाइसेंस शुल्क को कम किया जाए ताकि गरीब मजदूरों की आजीविका सुरक्षित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर सीलिंग पर रोक लगाने और संचालकों के लिए उचित नियम लागू करने की अपील की। जो पुलिस कार्य किया जा रहा है, आज जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। नगर क्षेत्र में वाटर वॉशिंग करने वाले 73 मैकेनिक 2018 से इन लोगों को कंटिन्यू 23 तक के नोटिस आया। इन लोगों 23 के बाद से हम लोगों ने कंटिन्यू नगर आयुक्त साहब को लेटर लिख के दिया, बाता किया कि भाई ये लोग 400 से 500 से 600 रुपया डेली कमाने वाले लोग हैं। एक गाड़ी वॉश करने का ये लोग 50 रुपया लेते हैं, 10 गाड़ी करते हैं तो 500 रुपया कमाते हैं। तो 500 रुपया डेली कमाने वाला ट्रेड लाइसेंस के नाम पे 12,000 रुपया साल का कहाँ से देगा? पहली बात। दूसरी बात है कि इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया नहीं जा रहा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोग तमाम लोग जो है नलकूप विभाग में जाके पेपर जमा किए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वगैरह सब, लेकिन इन लोगों को कहा जा रहा है सुख्ता बनाने के लिए। इन लोगों की दुकान की जो साइज है 6x8 है, 8x9 है, 9x10 है। उस जगह में जो है ये अपने रोजगार को करेंगे कि सुख्ता को बनाएंगे। मकान मालिक सुख्ता भी बनाने नहीं देगा, कहेगा दुकान खाली करने के लिए। तो सीधा सीधा तो इन गरीबों के जो है पेट पर लात पड़ेगा ना, इनके परिवार कैसे चलेगा? हमारा ये सवाल है कि जितने भी अभी 73 दुकान है, इन 73 दुकानदारों को सुख्ता मुक्त करके रजिस्ट्रेशन किया जाए, इन 73 दुकानदारों को। दूसरी बात है, साल का इन लोग ट्रेड लाइसेंस के नाम पे 2,000 रुपया साल का देने के लिए तैयार है। 12,000 नहीं, 2,000 रुपया साल का दे, इसलिए कि जितना इनकम होगा उसी में न देंगे। 500 में परिवार चलाना है, दुकान चलाना है, आपको भी टैक्स देना है, बच्चे को भी पढ़ाना है। तो इस अब एक दिन की तो दुकान नहीं है, किसी का 25 साल से, किसी का 30 साल से, किसी का 24 साल। आप अचानक जाइएगा किसी की दुकान को आप सील कर दीजिएगा, ये क्या एक तानाशाही है ना? तो इसी सब को देखते हुए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को आज जाके एक ज्ञापन दिए हैं कि इस पर जिलाधिकारी महोदय को हमने कहा भी है, रिक्वेस्ट भी किया है कि जब तक के इस पर कोई निर्णय नहीं हो तब तक के दुकान को सील्ड नहीं किया जाए, इन लोगों को रोजगार करने दिया। दूसरी बात है कि नगर निगम और नलकूप विभाग का कहना है कि पानी लोग वेस्टेज करते हैं। कैसे पानी वेस्टेज करते हैं? अगर घर में कोई महिला
कपड़ा वॉश करती है, बर्तन वॉश करती है, तो वो भी पानी वेस्टेज कर रही। कोई पुरुष अगर कि स्नान कर रहा है तो वो भी पानी वेस्टेज कर रहा है। आपको बता दें एक बात और, नगर निगम द्वारा एक गाड़ी ली गई है, वो गाड़ी का लाखों लाख रुपया दाम है, जो देखते होंगे रोड पर पानी पटाती है, तो क्या वो भी पानी वेस्टेज करती है? वो पानी वेस्टेज नहीं करती है नगर निगम की गाड़ी। वो धूल को जो है उड़ने नहीं दे, धूल दबा रहे, इसके लेके पानी पटे। तो उसी तरीके से गाड़ी पर जो धूल कण बैठता है जिससे पोल्यूशन होगा, इसको साफ करके ये लोग जो है अपनी रोजगार को चलाते हैं। आज तो मजदूर का जो है मजदूरी 700 रुपया, लेकिन आज भी ये 500 में काम करने, इसलिए कि 25 साल 30 साल से लोग कारोबार को कर रहे हैं। कहाँ छोड़ के जाएंगे इस पोजीशन में? 65 साल 60 साल इन लोगों का उम्र हो गया। अब कौन इनको काम देगा? आप सीधा सीधा कहिए कि आप लोग को दुकान बंद कर देना, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना हम लोग को अपने दुकान को चलाने के लिए। नहीं तो न्याय संगत नियम संगत जो है 2000 रुपया ट्रेड लाइसेंस के नाम पे साल का देने के लिए तैयार हैं। सुखता मुक्त इन 73 लोग को कर दे। आगे जो लोग दुकान करेगा उसको उस पैनल में लाया जाए, उसको बिना सुखता के रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। कब से इन लोगों का दुकान है? इन लोगों का किसी का 50 साल से, किसी का 40 साल से, किसी का 30 साल से, किसी का 20 साल से, मतलब कि 10-15 साल से प्लस से ही दुकान है। उसी से अपना ये लोग अपने परिवार का रोजगार चला रहे हैं। आप सोच के देखिए ना कि 500 रुपये में दुकान किराया, कोई इनकी तो अपनी दुकान नहीं है, मकान मालिक को देना है। उसके बाद से बिजली का आप देख ही रहे कि क्या मामला है, क्योंकि बिजली से इन लोगों का जो है मोटर चलेगा, वाश होता है, और घर का है, पढ़ाई है, लिखाई, सब उसी 500 रुपया में करते हैं। और इनके साथ इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। आप न्याय संगत कीजिए ना, आप इनकम बेस पे ना आप टैक्स बांधिएगा। इनकम तो आप देखिए इनकी कितनी इनकम है इनकी। आप इनकम नहीं देख रहे, मनमाना कर रहे। 12,000 रुपया सालाना टैक्स देना हुआ। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन नौशाद हुआ, भाकपा माले नगर कमेटी सदस्य सह मैकेनिक संघ अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chapra also.